चाहें तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो यही बात कर रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उससे क्या पता चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तीन चीजों का हम लोग पता लगाएंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री का है और इसमें तीन चीजों का पता चलता है। पहला चीज जो पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन का, कि कितना तेजी से रिएक्शन होगा या कितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। दूसरा चीज कि कौन कौन फैक्टर हैं जो रेट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। और तीसरा चीज हमारे पास है कि रिएक्शन मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या होगा। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट ओनली द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एज द केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द वेलोसिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स से तो हम लोगों को पता चलता है कि फिजिबल है कि नहीं, कि रिएक्शन होगा कि नहीं। लेकिन हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा जाता है तो उसमें वो क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। आगे क्या बोला जा रहा है इसको भी समझ लीजिए। थोड़े थोड़े पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट। ये भी अभी फिर से ये होगा। तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो पहला चीज हम लोगों को पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट ओनली फिजिबिलिटी, और केमिकल काइनेटिक्स क्या बता रहा है, वेलोसिटी। काइनेटिक स्टडी नॉट ओनली हेल्प टू डिटरमाइन द स्पीड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन बाय व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस और कैन बी अल्टर। तो इससे का भी पता चलेगा कि आपका रिएक्शन कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक होता है बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन, उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला जाता है, और उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन किया जाता है। द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो गया। तो ये सब इतना एक्सप्लोसिव जैसे हो गया टीएनटी का, तो इतना तेजी से ये टीएनटी विस्फोट होकर जाता है कि उसका मेजर करना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा है मॉडरेट रिएक्शन, इसी का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मेजर करते हैं। अब मॉडरेट का मतलब ये होता है, अगर मॉडरेट का मतलब आप समझने चाहें कि जो इंटरमीडिएट हो, या ना तो बहुत तेज हो ना तो बहुत फास्ट हो, उसको बोलते हैं मॉडरेट। अब यहाँ पे मॉडरेट की बात क्या बोला जा रहा है, द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन मेजरेबल टाइम आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। जिसको मेजरेबल टाइम में अगर हम लोग देखें तो जैसे अब उसको क्या बोल सकते हैं आपको, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है या कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि ये हुआ, या एक और बोला जा रहा है कि जैसे बस इतना दो ही टाइप के हैं, और बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं मैत्री, बताइएगा आपको जो समझना होगा ना। यस सर। हाँ, अब लास्ट में है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन की जब बात करते हैं तो ये कई साल लग जाते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वेरी लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, कई साल लग जाते हैं, तो उसको नहीं करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन बाय कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड जो मेरे पास है, जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, उस मेथड से हम लोग वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन को नहीं मेजर कर सकते, बट द रेट ऑफ रिएक्शन विथ मॉडरेट स्पीड कैन बी डिटरमाइंड। तो जो मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन चलेगा उसी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है मैत्री? यस सर। हाँ, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रिएक्शन को हम लोग तेजी से मतलब मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन होते हैं उसके। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है रेट, और क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत पता भी होगा। द रिएक्शन द डिक्रीज इन द concentration ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द concentration ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, क्या बोला जाता है कि अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। बस इतना आप बात करेंगे कि अगर हमारे पास ए टू बी है
तो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब यही बात बोली जा रही कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर instant of time during the course of reaction is rate change in concentration of reactant और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आर जब हम लिखते हैं, आर एवरेज लिखा गया है या रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हैं, तो क्या बोल रहा है कि माइनस डी ए, माइनस साइन इसलिए और अपॉन डी टी। तो माइनस साइन क्यों लिया गया है मैत्री, बताइए तो माइनस साइन। हम्म बैड ये क्योंकि प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट है ना इसलिए। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा इसलिए माइनस साइन लिया गया है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसलिए प्लस साइन लिया है। तो ये हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्टेंट के भी करेस्पॉन्ड में हम लोग कर सकते हैं और प्रोडक्ट के करेस्पॉन्ड में भी कर सकते हैं। रिएक्टेंट के करेस्पॉन्ड में हम लोग समझते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या होता है कि निगेटिव ऑफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा का मतलब यही होता है चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम। ये हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर मान हाँ, अब देखिए अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या बोला जा रहा है, या इंस्टेंट के लिए बोला जा रहा है पर्टिकुलर, ये यहाँ पे है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे बोला गया है, इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोलेंगे, ये पर्टिकुलर टाइम पे बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी और प्लस डी बी अपॉन डी टी। डी मतलब क्या हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम हो गया। और अब ये क्या हो गया, इस टी मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल चेंज, यही हुआ ना टी का मतलब। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज होता है, ठीक है। तो स्मॉल अगर डी है तब तो वेरी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, और लेकिन अगर बोला जाए कि चेंज इन टाइम 1 घंटा या आधे घंटे, तब आपका क्या लिखेंगे, डेल्टा का सिंबल लगाएंगे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है N2 प्लस O2 2NO। तो अब ये फ्रैक्शनल रिएक्शन है, इसमें कॉफिशिएंट है। तो देखिए कैसे लिखते हैं कि कॉफिशिएंट जितना होता है वो डिवीजन में चला जाता है। जब हम कॉफिशिएंट लिखते हैं वो डिवीजन में हम लोग लिख देते हैं। जब भी हमारे पास कॉफिशिएंट होता है उसके लिए हम लोग डिवीजन लिखते हैं। ये अपने आप क्या हो जा रहा है साला। मैत्री एक सेकेंड, ये डिस्कनेक्ट हो गया है थोड़ा, फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वाज गेटिंग डिस्कनेक्ट अगेन एंड अगेन नेटवर्क की वजह से। तो ये 5:30 हाँ। तो इसको फिर से देखिए, जो हमारे पास रेट दे रहा है, मैत्री आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, तो देखिए ये फ्रैक्शनल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो भी कॉफिशिएंट हो जाता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट तो नहीं है, तो आपका रेट लिखेंगे तो बाद डेल्टा N2 अपॉन डी टी, और रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे। ये भी O2 भी है, वो भी रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा O2 अपॉन डी टी। इसमें भी कॉफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें इसके केस में क्या है, ये कॉफिशिएंट 2 है तो कॉफिशिएंट डिवाइड में हो जाएगा, तो प्लस 1/2 डेल्टा NO अपॉन क्या है dt। तो ये वाला है फ्रैक्शनल रिएक्शन के लिए रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बोलिए समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। अच्छा, अब इसी में अगर बोला जाता है कि कंपेयर करके बताओ,
कंपेयर करके। तो ये भी हो सकता है कि अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए तो ये वाला जो इधर में इसे आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सबके पास क्या है, इसके पास कोफिशिएंट 2 है, सबका कॉफी मतलब इसको अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्या हो कि आपके पास क्या हो कि ये फ्रैक्शनल ना आए, तो आप जो जो नंबर से डिवाइड है इसमें उससे सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो भी वैसे भी लिखने का तरीका है कि रेट इक्वल टू क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप क्या हो गया डेल NO अपॉन dt ये, और ये 2 से मल्टीप्लाई किए हैं सबको तो 2O2 अपॉन dt या -2NO N2 अपॉन dt। तो ये ऐसे भी मेजर किया जाता है, ऐसे भी मेजर किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। इसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास डिवीजन है ना, तो अगर किसी में डिवाइड है तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एक और रेट एक्सप्रेस करने का तरीका मिल जाता है। इरेज कर दूं? यस सर। हाँ, अब इसी तरीके से इन्होंने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया है, तो ये पी को पी क्यू आर ऐसे कोफिशिएंट है तो सारे डिवाइड में जाएंगे, 1/p 1/q 1/r 1/s, और रिमेनिंग क्या है डेल्टा माइनस, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन, अभी प्रोडक्ट है तो प्लस में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया, तो इसमें ऐसे है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो जनरल यस रिएक्शन सर। हो गया। आगे आगे इस तरीके से कई रिएक्शन का दिया है, 5 है कोफिशिएंट तो 1/5 हो गया, 3 कोफिशिएंट है तो 1/3 हो गया, 6 कोफिशिएंट है तो 1/6 हो गया। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। आगे क्या बोला जा रहा है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी एक्सपोनेंशियली विद द टाइम ऑफ द रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम के एक्सपोनेंट में बढ़ता है, मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। क्या बोला जा रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन वेरी एक्सपोनेंशियली विद टाइम। चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो सबका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। आगे क्या बोला, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विद यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन नहीं है जो कि एकदम सेम स्पीड से चलेगा जितना टाइम होगा। तो जब भी हम लोग निकालते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या बोला जा रहा है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। हमेशा ये यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चलेगा, बीच में घट बढ़ सकता है। आगे क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्टेंट रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफर फ्रॉम one another since the number and the nature of the bond are differ in the different substance। क्या बोला कि the rate of chemical reaction differ from one another। क्यों एक दूसरे से रिएक्शन डिफर कर जाता है, रेट डिफर करता है, क्योंकि सिंस द नंबर एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड आर डिफर इन द डिफरेंट सब्सटेंस। तो अलग अलग सब्सटेंस में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, वो अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। आगे क्या बोल रहा है, द यूनिट्स फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है द यूनिट ऑफ द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड जी। आगे देखिए, ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे मान लीजिए आपने आर लिखा तो माइनस डी आर बाई क्या हो गया, डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी लिखा, तो ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर हुआ, मोल पर लीटर हुआ, मोलैरिटी। आगे क्या है, नीचे सेकंड है तो पर सेकंड हो जाएगा। नहीं समझा? तो समझ रहा है। हाँ, तो अब जहां पे और धीरे पढ़ना है तेजी पढ़ना आप बताना, ये आपके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ना। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, खुशी भी आ गई है। When the concentration of gaseous is expressed in term of their partial pressure,
देन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इस क्या हो जाता है, एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड। इसको भी याद करिएगा, अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसकी यूनिट होगी एटीएम पर सेकेंड, लेकिन अगर वो क्या है लिक्विड सोल्यूशन में हो रहा है तो लीटर मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो चीज। आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है ना, इस ग्राफ को समझ लीजिए, आर नॉट है। आर नॉट का मतलब ये है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये कैसा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब टी एच इक्वल टू क्या है जीरो, यहाँ पे जीरो है तब। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम होगा तो आर नॉट की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो रहा है, ये धीरे 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 ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे तो ये वाला T1 टाइम पे इतना घट के आ गया यहाँ पे, T2 टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे आ गया, T3 टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये रिएक्शन आपका घटता जाएगा। तो ये जो आएगा माइनस डी आर बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, स्लोप को डिटरमाइन करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने बोला है। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हाइपरबोलिक कब आ रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इनिशियल मान लीजिए यहाँ पे P1 है तो ये कम था यहाँ पे, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर ये बढ़ता जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट में घटेगा प्रोडक्ट में बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लेते हैं, रिएक्टेंट में निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन आप देख लीजिए कि the decomposition of N2O5 and CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in a solution. Initially concentration of N2O5 कितना है 2.33 मोल पर लीटर। आफ्टर 184 मिनट्स ये बोला जा रहा है कि इट रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन के हिसाब से चल रहा है। Calculate the average rate of reaction in the term of minutes. What is the rate of reaction of NO2 during this period? Okay, rate of production. तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं, कहीं अगर स्पेस मिल जाए तो। देखिए इसका स्पेस ही नहीं है, कहीं यहाँ पे है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन क्या है, N2O5 4NO2 और O2। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2N2O5 ये किसमें दिया है 4NO2, और क्या बोला जाता है 4NO2 के बाद क्या बोला गया है 4NO2 और आपका O2। ठीक है, इसके बाद क्या बना O2। तो अगर बेटा अगर हम लोग को रेट निकालना चाहें, रेट, तो बताइए तो रेट क्या लिखेंगे। तो रिएक्टेंट के केस में -1/2 हम लोग क्या है डेल्टा क्या लिख सकते हैं N2O5 अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी, इक्वल टू हम लोग प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 क्या लिखेंगे कि आपका NO2 आ जाएगा, डेल्टा NO2 आएगा, अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा टी, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे कि आपका डेल्टा O2 अपॉन क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है मैत्री, रेट ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब ऐसे लिखने के बाद अब देखिए कि इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपके पास, कि N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2.33। तो अगर हम लोग क्या लिखें यहाँ पे 2.33 और हमारे पास इनिशियल दो चीज टाइम दिया है, जब आपका T0 है तब दिया है और T184 सेकेंड है तब दिया है। तो T इनिशियल में दिया है 2 पॉइंट, आप देख लीजिए थोड़ा बार बार हम आपको ये ले रहे हैं 2.33 है, और जब एक 184 पे आपका 2.08 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.33 यहाँ पे है, और फिर कितना था बताओ मैत्री कितना था यहाँ पे 180 पे 2.08 है। ठीक ना? यस सर। तो अगर हमारे पास रेट निकालना चाहे तो -1/2, और यहाँ पे क्या है कि आपका चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में, तो चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो 2.08 माइनस क्या हो जाएगा 2.33, और डिवाइडेड बाय क्या है कि आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका 184 माइनस 0,
तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आएगा, 8 5 13, तो ये वाला बड़ा है तो इससे माइनस कर रहे हैं 13, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपका हमारे पास 0.25 अपन क्या आ जाएगा 184। अब ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस, तो ये प्लस में आएगा। Yes, sir. हाँ, तो इसको अब डिवाइड करिए तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आप डिवाइड करिए तो यहाँ पे देखिए 2.08 से 2.33 184, तो ये आ रहा है 6.79 इंटू 10⁻⁻4। बोलिए ये समझ में आया क्या? हाँ सर। फाइनल माइनस इनिशियल किया गया है, तो ये वाला फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल है, और ये वाला फाइनल टाइम है 184 और माइनस इनिशियल 0 है, तो ये 0 करने पे 184 आया, तो ये आपका आंसर आया। अब इसका अब हमको समझ में आना है कि ये अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप कैसे आप फॉर्मेशन पूछे बताएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पे व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा गया, तो इसी एक्सप्रेशन में आप देखिए, इसी एक्सप्रेशन से आप समझाते हैं आपको कैसे आप समझ सकती हैं इसको। देखिए कैसे, तो आप ये सारा टर्म तो इक्वल टू है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1/2 डेल्टा ना रेट इजकल टू, ठीक है, तो डेल्टा क्या है N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 क्या है डेल्टा NO2 अपॉन क्या है dt। तो जी देखिए क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास इसका जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू कितना आया है आप देख लीजिए, तो इसका वैल्यू आया था हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये आया है कितना 6.79 इंटू 10⁻⁻4, तो इसका वैल्यू हमारे पास दिया है इस रेट के बराबर, इसका टोटल हम लोग को पता है वैल्यू पता है 6.74 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसका रेट है आपका क्या है NO2, ठीक है, NO2 अपॉन क्या है आपका dt डेल्टा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी है, तो अब यही तो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आपका डेल्टा, ये बाहर में लिखना था, डेल्टा NO2 अपॉन dt लिखें डेल्टा टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 6.74 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना आएगा, तो 4 4 जा 6 16 एंड 4 7 जा 29 एंड 4 6 जा 16 24 और 2 26 इंटू 10⁻⁻4, अब इसको ये कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.6 इंटू 696 इंटू 10 की पावर कितना, ये आ जाएगा -3, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यहाँ से आप लोग समझिए, यहाँ पे ये देखिए 2.72 इंटू, बताइए मैत्री समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम, Yes, sir. क्योंकि स्पेस कम है। देखिए आपको इक्वल टू समझ में आना चाहिए, यहाँ पे जो इक्वल टू हमने लिखा है, तो इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके रेट के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया है प्रोडक्शन ऑफ ये मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया हूं, ठीक से करेंगे तो 2.72 इंटू 10⁻⁻3 इरेज कर दूं, हाँ सर। यहाँ पे कौन और है, खुशी आई, खुशी को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, देखिए इसी तरीके से हाँ सर। हाँ एक और क्वेश्चन दिया है कि M2+3H2 ये 2NH3 है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इतना दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तो आप रेट लिखो, तो रेट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन के साथ क्या दिया है कि N2 अपॉन dt आएगा, फिर माइनस साइन, फिर इसको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और किसका अमोनिया के फॉर्म में दिया है, तो हम सब नहीं लिख रहे हैं, N2 और अमोनिया को लिख रहे हैं, तो 1/2 NH3 अपॉन dt, क्या ये वाला आपको समझ में आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट?
Yes, sir. मैत्री, Yes, sir. हाँ। तो अब देखिए इसका वैल्यू दिया है, क्या दिया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन ये दिया है 0.02, मतलब 1/2 DNH3 अपॉन dt दिया है कितना 0.02। बात समझ में आ रही है? ये दिया है। तो अगर अमोनिया का पूछा रहा ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो इसके बराबर दिया है, इसके बराबर, इसके बराबर। तो अगर ये क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से कि क्या बोला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 दिया है, तो डिसअपियरेंस तो यही हुआ ना नेगेटिव साइन वाला, बोलिए। तो यहाँ ये वाला वैल्यू 0.02 दिया है। आगे क्या दिया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है कि 1/2 और क्या है DNH3 अपॉन हमारे पास क्या है dt। तो आपको बताया था शुरू में, हम बताए थे शुरू में मैत्री को बताए थे कि रेट एक्सप्रेशन जब हम बता रहे थे आपको, तो इधर में कहीं बताया था, रुकिए मैं फिर से दिखा देता हूँ एक्सप्रेस करने का, यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप, रुकिए खोज रहा हूँ। देखिए ये वाला कि जो ये फ्रैक्शनल रिएक्शन का है ये वाला, तो ये रिएक्शन के L2 अपॉन dt लिखा, O2 अपॉन dt लिखा, और 2NO अपॉन dt, तो 1/2 क्या है NO अपॉन dt। या इसको क्या कर सकते हैं, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा रेट। तो जो ये डिवीजन वाला था इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रेट आएगा। बात समझ में, आप समझ पा रही हैं आप लोग? तो अगर इसी क्वेश्चन में हमारे Yes, पास sir. हाँ 1/2 NH3 अपॉन dt है, तो हम DNH3 अपॉन dt निकालें, DNH3 अपॉन dt निकालें, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.02, अब क्या आ जाएगा 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोल पर लीटर और नीचे टी है तो पर सेकेंड। बोलिए समझ में आया मैत्री? Yes, sir. अच्छा, इसी तरीके से हजारों क्वेश्चन है, सब नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? तो पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, ठीक है, कि कैसा रिएक्टेंट है वो भी आपका क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शंस बिटवीन आयनिक सब्सटेंस टेक्स प्लेस मच फास्टर देन द रिएक्शन ऑकरिंग बिटवीन कोवेलेंट सब्सटेंस। तो आयनिक अगर रिएक्टेंट्स है ना, आयनिक सब्सटेंस है तो उसमें बहुत तेजी से रिएक्शन होगा। और दूसरा चीज कंपेयर टू अगर कोवेलेंट है तो उसमें रिएक्शन धीरे 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 होगा। बोलिए, आयनिक जो होगा वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है तो वो तेजी से होगा कंपेयर टू, नहीं होगा। देखिए देखिए फिर से समझ लीजिए, द रिएक्शन बिटवीन आयनिक सब्सटेंस टेक्स प्लेस मच फास्टर देन द रिएक्शंस ऑकरिंग बिटवीन कोवेलेंट सब्सटेंस। तो मतलब ये क्या बोला कि अगर हमारे पास NaCl है ये फास्ट देगा, लेकिन अगर यहीं पे CCl4 दिया ये कोवेलेंट है तो ये स्लो देगा। आगे क्या बोल रहा है, बिकॉज इन आयनिक रिएक्शन देयर इज नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड। तो आयनिक सब्सटेंस में केवल आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बना होता है, दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ट्रांसफर होता है। तो उसकी वजह से आपका आयनिक रिएक्शन, आयनिक जो स्पीसीज होगा उसमें फास्टर होगा। तो NaCl AgNO3 है ये बहुत फास्ट रिएक्शन देगा। आगे क्या बोला है, द रिएक्शन बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द ब्रेकिंग क्लीवेज एंड द मेकिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये स्लो होगा और ये वाला क्या हो जाएगा फास्ट। मैत्री से खुशी समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ सर। तो हम बहुत एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी बुक पढ़िएगा। आगे क्या बोला, ये नारायणा बुक ही है, कहीं और से नहीं पढ़ा रहे। आगे क्या बोला है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व लेसर बॉन्ड रीअरेंजमेंट आर रैपिड एट रूम टेम्परेचर देन दोज विच इन्वॉल्व मोर बॉन्ड रीअरेंजमेंट। तो कम अगर बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा, रैपिड एट रूम टेम्परेचर होगा। अगर क्या बोल रहा है कि इन्वॉल्व मोर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो क्या होगा, मोर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ, मोर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, स्लो।
तो देखिए इसके केस में अगर देखा जाए ए और बी में, तो कितना रिएक्शन है देखिएगा, यहाँ 2NO में कितना बॉन्ड हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, 2 से मल्टीप्लाई है तो 4 बॉन्ड हुआ, और फिर O डबल बॉन्ड O है तो ये भी 2 है तो 6 बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है कि अगर NO2 की बात करें तो आपका देखिए N डबल बॉन्ड O आएगा, N सिंगल बॉन्ड O, और 2 से मल्टीप्लाई है तो आपका कितना आ जाएगा, ए बी आपका 6 ही आएगा। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ 6 बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ 6 बॉन्ड, तो इसमें 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 6 बॉन्ड टूट रहा है। तो ये वाला ऐसे समझाया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रुकिएगा मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर द रिएक्शन बी इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ 8 बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 बॉन्ड, तो रिएक्शन इज फास्टर इन ए एंड बी। तो क्या बोला जा रहा है कि पहले केस में अगर दो रिएक्शन दिया है तो इसमें कितना है, 6 बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है, 6 रिएक्टेंट में 6 प्रोडक्ट में। और इसमें देखिए 4 4 8, 8 इधर हो जाएगा और 4 4 8, 8 इधर, तो ये बोला जा रहा है 8। तो यही बोला जा रहा है कि अगर जिसमें कम रीअरेंजमेंट हो रहा है, कम बॉन्ड टूट फूट रहा है, तो वो फास्टर होगा कंपेयर टू ज्यादा वाले में। तो यही बोला जा रहा है कि ए में ये बोल रहा है कि रिएक्शन बी इन्वॉल्व 8 बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 8 बॉन्ड, और ए इज फास्टर देन बी, इसकी वजह से ये फास्टर होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है। तो क्या बोला है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर ऑल अदर रिएक्शन द रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर जीरो ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे सबके केस में क्या हो जाएगा कि आपका रेट जो होगा डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर n। देख लीजिए कि रेट क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन पावर n। तो मान लीजिए अगर C कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके पावर n जाएगा, तो माइनस डीसी अपॉन डीसी, डीसी अपॉन डीसी, माइनस साइन मतलब क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो माइनस डीसी अपॉन डी इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन अप आया तो K और आपका C पावर n, तो ये रिएक्टेंट के पावर में होगा। n मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट है। n में भी सिंपल वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। कोफिशिएंट अगर ना भी लिखे तो आप ये समझ लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए। क्या बोला है, n वैल्यू में भी सिंपल वैल्यू और इंक्लूडिंग जीरो। फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए क्या है, dp माइनस dp अपॉन dt p पावर n। तो अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो kp पावर n। समझ में आ रही है, आप रेट रिएक्शन समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. आगे देखिए क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर ड्यू टू द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, hence greater the number of these molecule in unit volume, greater will be the positivity of these their collisions and higher will be the rate of reaction। आगे देखिए क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शंस ऑकर ड्यू टू कोलिजन्स अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, chemical reactions occur due to collisions among the reacting molecules, hence greater the number of these molecules in unit volume, greater will be the possibility of their collisions and higher will be the rate of reaction। ठीक, क्या मतलब है इसको आप समझाओ। इसको देखिए क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन आकर ड्यू टू द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, तब जब दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। आगे क्या बोल रहा है, हेंस ग्रेटर द नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा इस मॉलिक्यूल का नंबर होगा, है ना, उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। एक सेकेंड, एक कट रहा है, 1 सेकेंड। ओके
मैत्री सुनाई दे रहा है अभी? ये कट जा रहा है यार, नेटवर्क की वजह से ना यहाँ पे कट जा रहा है। गांव में है ना अभी, अब मैं आ जाऊंगा इस महीने के लास्ट में, मैं आ जाऊंगा उधर में, तो शायद प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, कुछ आइडिया आप लोगों को दिया गया है क्या, कब स्कूल खुल रहा है? अच्छा देखिए, कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं कि कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, यू यूनिट वॉल्यूम, ग्रेटर विल बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन्स एंड हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूं आप इसको। व्हेन जिंक पीसी इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, chemical reaction takes place slowly, liberating H2 gas, but the same reaction rapid by taking the concentrated HCl। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है तो मोर नंबर है, मोर नंबर है तो मोर कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब समझ आ रहे हैं? कोलिजन का मतलब टकराना, तो मोर कोलिजन हुआ तो मोर रेट ऑफ रिएक्शन। बोलिए मैत्री, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? हाँ सर। हाँ, तो आप लोग पढ़ना भी, ऐसा नहीं है रिवाइज हो रहा है तो बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, फ्रॉम द गिवन बिलो ग्राफ इट इज क्लियर दैट रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम बिकॉज द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। तो देखिए, टाइम के साथ अगर ये यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है इतना ज्यादा, यहाँ से चालू हो रहा है, आर नॉट यहाँ है, तो जैसे जैसे टाइम इधर में बढ़ रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है, घट जा रहा है। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? तो टाइम के साथ साथ आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये घटता जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए और क्या बोला जा रहा है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने दो चीज देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन और आपका दूसरा जो टाइम के साथ, दो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो एक तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को देखा और दूसरा आपका कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को दिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट को भी देखा। तो दो पॉइंट पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। In most cases, rise in 10 degree in temperature generally double the specific rate of reaction। तो अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। आगे क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद द एनर्जीज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। देखिए आगे से इसको पढ़ ही लीजिए फिर से। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल which collide with the energy greater than the activation energy, hence increasing the rate of reaction। आगे क्या बोला जा रहा है कि the ratio of two specific rate measure at temperature that differ by 10 degree is called the temperature coefficient। तो अगर 10 डिग्री का डिफरेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे दिया है कि अगर के टी डिग्री प्लस 10 अपॉन के डिग्री सेल्सियस है तो आपका क्या है, अगर 10 का डिफरेंस है तो इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। नॉर्मली टी अगर 25 डिग्री है तो इसकी जो वैल्यू आती है आपका देख लीजिए कि टी नॉट डिग्री सेल्सियस प्लस 10 है तो ये 35 आ जाएगा। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस था, जब जोड़ दिया तो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। फॉर द सेम रिएक्शन द रेशियो अप्रोचेस द वैल्यू 0। तो क्या मतलब इसका बोला जा रहा है कि अगर कोफिशिएंट
10 बढ़ाया 10 डिग्री, तो उसके केस में कॉफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे क्या बोला है, फॉर द सेम रिएक्शन रेशियो अप्रोचेस द वैल्यू ना 3। अगर इसको बढ़ाते जाए सम रिएक्शन, कुछ केस में ये क्या है 3 आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कोफिशिएंट 2 आएगा। इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद स्लोली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लीजिए। तो अगर टेम्परेचर कम है तो वो स्लोली कंबाइन होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई है तो फास्ट कंबाइन होंगे। अ पीस ऑफ कोल विल बर्न रैपिडली इन एयर व्हेन द टेम्परेचर इज रेट सफिशिएंटली। तो अगर टेम्परेचर को आप तेजी से बढ़ाते हैं तो क्या बोल रहा है कि कोल विल बर्न रैपिडली। हाँ, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से। अब हम लोग आर्हीनियस, हाँ हाँ, आर्हीनियस इक्वेशन हमने शुरू में बता दिया था, k इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए अपन आर टी। ये सारी वैल्यू है, ये सारे करके हमने दिखाया था। आपके पास होगा इसको, क्या इसको समझाना है क्या, एक्सप्रेशन आप देख लीजिए कि इसका अगर लॉग लेंगे बोथ साइड तो एल एन के इजकल टू पावर, तो ये पहले आ जाएगा, है ना। तो पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है एल एन ए पावर एन है, तो एन एल एन ए आ जाएगा। तो ए अपॉन आर टी पहले आ गया, एल एन ए आया। फिर आपका टेम्परेचर टी वन पे अगर लिखे तो एल एन के वन माइनस ए अपॉन आर टी वन एल एन ए, और टी टू पे देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या बोलेंगे, टी टू माइनस टी वन कर दीजिए। तो अगर आप टी टू माइनस टी वन कर दिया तो क्या होगा, के टू माइनस के वन ये वाला आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। स्लोप देखेंगे तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, अगर आर की वैल्यू लिख देंगे तो माइनस ई ए अपॉन 4.576। जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m यहाँ पे 2 आएगा कि हमने बता दिया था, ये वाला वैल्यू जो आएगा स्लोप को बताएगा। तो ये वाला हमारा स्लोप है। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, ये वाला ग्राफ थोड़ा उतना सही से नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसी में थोड़ा सा देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ब्रेक अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सो एच आई है प्लस आई आई है, ये क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट बताता है कॉम्प्लेक्स, फिर ये क्या बना देगा एच आई और एच आई बना देगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका जब हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। तो ये डॉट डॉट लाइन से बनाया गया है, ये इंटरमीडिएट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इनिशियल जब रिएक्शन हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतना थी, बीच में इतना हुई, और जब प्रोडक्ट स्टेबल बना तो उसकी एनर्जी और भी घट गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी बात को ध्यान में रखेंगे कि जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। आगे एवब ग्राफ शोइंग द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कितना तेजी से रिएक्शन बढ़ेगा टाइम के हिसाब से, तो ये बोला जाता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और काइनेटिक एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एवरेज से क्या होता है, मोस्ट जो प्रोबेबल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखिए, अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी देखिए, जब आपने 10 डिग्री बढ़ाया है तो आप ये दिखाया जा रहा है। अगर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे टी के केस में, है ना। आगे क्या बोला, दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये वाला लाइनिंग दिखा रहा है। दिस एरिया शो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नो विच रिएक्ट एट टी प्लस 10। तो बस इतने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, जो ये वाला एरिया है, ये वाला मॉलिक्यूल किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, टी प्लस 10। ठीक है, टी प्लस 10। आगे इसको समझने का थोड़ा सा, इसका ये ग्राफ उतना सही नहीं बताया है। बोला क्या जा रहा है कि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये टी प्लस 10 में किया तो एक्टिवेशन एनर्जी जो था, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये घट जाएगा, तो रिएक्शन आपका फास्टर होगा।
है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा और रिएक्शन फास्टर होगा। इसको दूसरे ग्राफ से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी इसको छोड़ के चलिए। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। मैत्री सुनाई दे रहा है आपको? मैत्री सुनाई दे रहा है आपको? खुशी सुनाई दे रहा है आपको? मैत्री ने लीव कर दिया। कब लीव किया? पता नहीं। अच्छा खुशी, तो वो नहीं आ रही यस है। सर। हाँ, तो ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। ओके सर। युक्ता को क्या हुआ, वो क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रही है? सर वो शायद बाहर गई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा कब स्कूल, यस सर। स्कूल कब खुलेगा, कोई आइडिया? सर शायद 1 वीक के बाद, मतलब December 1 से। दिसंबर 1 से ना, शायद। शायद। चलिए